फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान दे के इस वीडियो को देखेंगे और इस पोएम को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसके जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन, इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इनके बारे में लिखा गया है, वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। यानी वाल्ट व्हिटमैन जो है, इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1892 में। द पीपल्स पोएट, ये जो वाल्ट व्हिटमैन है, इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है, यानी जन कवि कहा जाता है, जनता के कवि कहा जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। लिटरेरी फिगर का मतलब होता है साहित्यकार। क्या होता है? साहित्यकार। अच्छा, मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी। क्या होता है? सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी। तो ये, और परहैप्स मतलब होता है शायद, तो शायद ये जो वाल्ट व्हिटमैन थे ना, सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी लिटरेरी फिगर थे, यानी साहित्यकार थे। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, जिनको कभी अमेरिका ने जन्म दिया था, यानी अमेरिका में जन्म लेने वाले ये जो वाल्ट व्हिटमैन थे ना, सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी साहित्यकार थे, जिनका जन्म 1819 में हुआ था और जिनका मृत्यु 1892 में हो गया था। ये पीपल्स पोएट के रूप में भी जाने जाते थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हीज 12th बर्थडे। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, ही बिगैन मतलब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने शुरुआत किया, वर्किंग एज ए कारपेंटर मतलब काम करना इन्होंने शुरू किया था। किस रूप में? था कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। बिफोर हीज 12th बर्थडे, यानी अपने 12वें जन्मदिन से पहले ही। मतलब वाल्ट व्हिटमैन जो है 12 साल के भी नहीं हुए थे और इन्होंने कारपेंटर के रूप में, यानी बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, मतलब इन्होंने वर्कड मतलब इन्होंने काम किया, कार्य किया। किस रूप में? तब प्रिंटर के रूप में। प्रिंटर मीन्स होता है मुद्रक। क्या होता है? मुद्रक, यानी प्रिंट करने वाला। प्रिंटर के रूप में इन्होंने काम किया। टीचर, शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। एंड एडिटर, और संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। देखिए इसमें लिखा गया है, इन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया। वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक। क्या होता है? स्वयं सेवक। इसका और मैं दूसरी अर्थ बता रहा हूँ। इसका दूसरा जो अर्थ होता है वह क्या होता है? वॉलंटियर नर्स हम ऐसे नर्स को कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं जो बिना किसी पैसा के, बिना किसी पैसा लिए हुए लोगों की मदद करते हैं, बिना किसी फ़ायदे के। ऐसे लोगों को कहते हैं वॉलंटियर नर्स। तो अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था, यानी गृह युद्ध चल रहा था, उस टाइम ये जो वाल्ट व्हिटमैन है वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए इनका जो जितना भी पोएट्री है, इनका जितना भी कविता है, वो सब जो है ना कलेक्टेड है, मतलब संग्रहित है। इनका एक बुक है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। इसी में इनकी जितनी भी कविता है उसको संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। देखिए आगे क्या लिखा गया है। इनका जो लिप्स ऑफ ग्रास है, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। यानी इनका जो लिप्स ऑफ ग्रास है, इसमें जितनी भी कविताएं जो संग्रहित की गई, जितने भी पोएम्स इसमें हैं, वो जो है ना वो जाना जाता है किस लिए? तो अपने फ्री रिदम्स के लिए, अपने स्वतंत्र लय के लिए। एंड लैक ऑफ राइम, और लैक मीन्स होता है कमी, और राइम मीन्स होता है तुकांत शब्द। जैसे हम बोले कैट हो गया, रैट हो गया, सेट हो गया, मतलब ये सब क्या है? तुकांत शब्द है। तो इनकी जितनी भी कविताएं हैं जो लिव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है, वो जो है ना अपने स्वतंत्र लय यानी फ्री रिदम और लैक ऑफ राइम यानी तुकांत शब्दों की कमी के लिए जाना जाता है। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। यानी लिव्स ऑफ ग्रास को वाल्ट व्हिटमैन 1855 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किए थे। ओन एक्सपेंस मतलब खुद के खर्च पे, यानी इन्होंने खुद पैसा लगाकर 1855 में लिव्स ऑफ ग्रास को पहली बार प्रकाशित किया था।
देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। हाउएवर मीन्स होता है यद्यपि, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए इसमें लिखल है इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तित्व या व्यक्तिवाद के महत्व के प्रति, व्यक्तिवाद के महत्व के प्रति इनका जो जॉयफुल डेडिकेशन था, मतलब उत्साहपूर्ण जो समर्पण था, वी आर नॉट वेल रिसीव्ड, मतलब उसको ना अच्छे तरीके से, वेल रिसीव्ड का मतलब क्या था, अच्छे तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया एट फर्स्ट, मतलब पहली बार ये अमेरिकी व्यक्तिवाद के महत्व के प्रति इनका जो जॉयफुल डेडिकेशन था, ये मतलब खुशी खुशी जो समर्पण के साथ अमेरिका के रहने वाले लोगों के बारे में जो ये लिखे थे, फर्स्ट टाइम पहली बार उसे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट व्हिटमैन्स हिज जॉब। देखिए इनका जो कलेक्शन है, इनका कलेक्शन का नाम क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास। तो इनका जो कलेक्शन है, इनकी जितनी भी कविताएं जो उसमें संग्रहित है, इनके जॉब, इनका जो वर्क है, इनके वर्क को एक कॉस्ट मतलब एक मूल्य प्रदान करती है। यानी व्हिटमैन जो है अपने ये पोएम्स, अपनी कविताओं का संग्रह जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, उसके लिए जाने जाते हैं। उनसे ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक मूल्य प्राप्त हुआ, मतलब एक लागत प्राप्त हुआ, और उसी के रूप में, उसी के लिए ये जाने जाते। कौन, वाल्ट व्हिटमैन। यानी वाल्ट व्हिटमैन जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी हुआ, लोग जानने भी लगे, लेकिन अमेरिका के रहने वाले लोग ही इनका जो बुक था लीव्स ऑफ ग्रास उसे पसंद नहीं किए थे। देखिए आगे क्या लिखा गया है। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सिन। ऑब्सिन मीन्स होता अश्लील। यानी अमेरिका के रहने वाले जो लोग थे वह ना इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास था उसे ऑब्सिन मानते थे। क्या मानते थे, ऑब्सिन मानते थे, यानी अश्लील मानते थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, वाल्ट व्हिटमैन जो है अमेरिका में रहने वाले लोगों के प्रति लिखा करते थे, अमेरिका के लोगों के बारे में बताया करते थे, जो मतलब कविता के रूप में भी बताते थे, और इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो लीव्स ऑफ ग्रास में संग्रहित भी है। लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं ना इसे ऑब्सिन मानते थे। क्या मानते थे, ऑब्सिन, यानी अश्लील मानते थे। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। इन 1881 यानी 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस, मतलब बहुत सारे संस्करण के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। देखिए ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, इसके बहुत सारे एडिशंस, बहुत सारे संस्करण के बाद 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास को मतलब फाइनली अंततः एक पब्लिशर मिला, एक प्रकाशक मिला, विलिंग टू, जो इच्छा जाहिर कर रहा था, प्रिंट इट मतलब छापने का, अनसेंसर्ड मतलब इसमें बिना किसी बदलाव के इसको छापने की इच्छा जाहिर कर रहा था। देखिए पहली बार लीव्स ऑफ ग्रास को वाल्ट व्हिटमैन खुद के खर्च पे 1855 में पब्लिश करवाए थे, यानी प्रकाशित करवाए थे। लेकिन इसके बहुत सारे संस्करण के बाद 1881 में, कब, 1881 में इनको एक पब्लिशर मिला, प्रकाशक मिला, जो विलिंग, जो इच्छा जाहिर कर रहा था इसे प्रिंट करने का, छापने का, अनसेंसर्ड मतलब बिना किसी बदलाव के। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेयर एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। क्या होता है, उत्साहपूर्वक। तो ये जो इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास था, इसका जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद, इसको ना एंथुसियास्टिकली मतलब उत्साहपूर्वक, रिसीव्ड इन यूरोप मतलब यूरोप के जो रहने वाले लोग थे ना उत्साहपूर्वक इसको एक्सेप्ट किए थे, स्वीकार किए थे। बट व्हिटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में ना रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, लेकिन अमेरिका में ये तुलनात्मक रूप से अनएप्रिसिएटेड रह गए थे, मतलब यहाँ पर इनकी तारीफ और प्रशंसा नहीं की गई थी। देखिए अमेरिका में रहते थे ये वाल्ट व्हिटमैन, अमेरिकी थे ये, लेकिन ये अमेरिका के लोगों के बारे में लिखा करते थे, बताया करते थे, लेकिन अमेरिकन लोगों को पसंद नहीं आता था। लेकिन इन्हीं का बुक जो है, जो ये अमेरिकी लोगों के बारे में लिखे थे, उसको ना यूरोप के जो लोग थे उसका ट्रांसलेशन कर करके अपने भाषा में उत्साहपूर्वक उसको अपनाए थे। देखिए आगे क्या लिखा गया है। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशंस। देखिए फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, मैं दोबारा इसे पढ़ दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ
that he could win appreciation in America for his original and innovative expressions। देखिए ऐसा कब होता है, मतलब अमेरिका में जब तक ये थे और जीवित थे तो इनका ना लोग जो है अप्रिसिएट नहीं करते थे, इनको क्या नहीं करते थे, इनकी प्रशंसा नहीं करते थे, इनका तारीफ नहीं करते थे, इनका उत्साह नहीं बढ़ाते थे, इनका कोऑपरेट नहीं करते थे। लेकिन ये तब होता है जब ये इनका डेथ हो जाता है, जब ये मर जाते हैं, उसके बाद ना अपने ओरिजिनल मतलब मौलिक, इनोवेटिव का मतलब होता है नवीन या नया, एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो अपने ये जो इनका जो मौलिक ओरिजिनल और इनोवेटिव नया जो एक्सप्रेशन था, अभिव्यक्ति जो था, इसके लिए ना ये अमेरिका में एप्रिसिएशन जीत सके। क्या जीत सके? एप्रिसिएशन जीत सके। कब? तो जब इनकी मृत्यु हो गई तब। यानी इनका जो बहुत अच्छा वर्क था ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशंस, मतलब इनका जो मौलिक और इनोवेटिव नया जो एक्सप्रेशन था, अभिव्यक्ति जो था, इसके लिए ना अमेरिकी लोगों द्वारा ये एप्रिसिएशन जीत सके। कब? जब इनकी मृत्यु हो गई। जब ये जीवित थे तो लोग इनका तारीफ़ नहीं करते थे, इनके बारे में कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब ये मर गए तो इनकी सब लोग प्रशंसा करने लगा और इनका जो फेमस वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास, उसे भी लोग अच्छा मानने लगे। कौन लोग थे? अमेरिकन लोग। देखिए आगे क्या लिखा गया इसमें। देखिए इसमें लिखा है ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, यानी अमेरिकी व्यक्तिवाद के प्रति इनका जो इनोवेटिव और मौलिक जो अभिव्यक्ति था, उसके लिए अमेरिका में एप्रिसिएशन प्रशंसा जीत सके थे अपनी मृत्यु के पश्चात। देखिए आगे क्या लिखा गया। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। यानी ये जो वाल्ट व्हिटमैन है, इनका ना इंपॉर्टेंट वर्क्स है यानी महत्वपूर्ण रचनाएं उसमें शामिल है। लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश हुआ है, एंड ड्रम टैप्स जो कब पब्लिश हुआ है? 1866 में हुआ है। फ्रेंड्स ये वाल्ट व्हिटमैन का इंट्रोडक्शन था, इनके बारे में मैं समझाया हूँ, बताया हूँ। इसमें से कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई ऐसा लाइन होगा जो मैं छोड़ दिया हूँ या छूट गया है या आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं समझाऊँगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाले नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या लिखा गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरा स्वयं का गीत। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, ये एक छोटी सी कविता नहीं है, मतलब ये एक बहुत बड़ी कविता है। और ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, ये भी वाल्ट व्हिटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास में मतलब इसको भी कलेक्टेड किया गया है, संग्रहित किया गया है। इसका भी कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में ही है और इसका हिंदी होता है मेरा स्वयं का गीत। और ये जो है ना टोटल 52 सेक्शंस में, मतलब 52 खंडों में इस कविता को बांटा गया है। लेकिन हम लोग ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे सिर्फ एक ही खंड को इस बुक में और अपने सिलेबस में इसे पढ़ रहे हैं और हम लोगों को पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को टोटल कितने सेक्शंस में बांटा गया, टोटल कितने खंडों में बांटा गया था, बोलेंगे 52 सेक्शंस में। अच्छा हम लोग जो है रेनबो पार्ट 2 में उसके कितने सेक्शन को पढ़ते हैं? तो एक सेक्शंस को। तो आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को देखते हैं और समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव इससे जो पूछा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है खुशियाँ मनाना, एज्यूम मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मानना या स्वीकार करना। देखिए इसमें लिखा गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं ही खुशियाँ मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ और मैं खुद ही गाता हूँ, एंड व्हाट आई एज्यूम और जो मैं मानता हूँ, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यू शैल एज्यूम मतलब आप लोग भी उसे मानोगे, एक्सेप्ट करोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग्स टू यू, और ये कहते हैं कि मैं ना जिस एटम से मिलकर बना हूँ, मतलब जिस एटम से मिलकर मैं बना हूँ उसी एटम से मिलकर आप भी बने हो। ये बात कौन मानते हैं? वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं। इस पूरे की हिंदी को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यानी वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, इस पहला जो स्टांजा है उसमें ये बताना चाहते हैं कि मैं खुद ही गाता हूँ, खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, और मैं जो सोचता
हूँ, मैं जो मानता हूँ, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी ये बात मानोगे और सोचोगे। इनका क्या मानना है कि मतलब जिस एटम से मिलकर, जिस अणु से मिलकर मैं बना हूँ, उसी एटम से मिलकर, उसी अणु से मिलकर आप भी बने हैं, उसी परमाणु से मिलकर आप भी बने हैं, इसलिए भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में ना गोरे लोग में और काले लोग में बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो ये जो है ना, लोगों में संदेश पहुंचाते थे और कहते थे कि हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबको बनाने वाले जो मतलब भगवान है वो एक ही हैं, और ये लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this year, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I now 37 years old in perfect health begin. देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। लूप मतलब होता है इधर उधर घूमना, इसे विचरण करना भी कह सकते हैं। अच्छा, लीन मीन्स होता है आराम करना। क्या होता है? आराम करना। लूप मीन्स तो जानते ही इधर उधर घूमना या विचरण करना होता है। ईज मतलब होता है अपने सहूलियत के हिसाब से। ऑब्जर्विंग मीन्स होता है ध्यान देना, और उसको नोटिस करना भी बोल सकते हैं, ध्यान से देखना। स्पीयर मतलब होता है टॉप पॉइंट। क्या होता है? टॉप पॉइंट यानी अग्रभाग। समर ग्रास का मतलब होता है गर्मी का जो घास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समर ग्रास कहते हैं। तो ये जो वाल्ट व्हिटमैन है वो कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर विचरण करता हूँ, घूमता हूँ और अपनी आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ। मतलब ये नहीं कि ये मतलब कहीं और है, इनकी आत्मा कहीं और है, मतलब ये जहाँ जाते हैं ना, इनका मन, इनका जो आत्मा है इनके साथ ही जाता है। आगे ये कहते हैं, आई लीन, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, और मैं इधर उधर घूमता भी हूँ, एट माई ईज, अपने सहूलियत के हिसाब से, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी के दिनों का जो घास होता है उसका जो टॉप पॉइंट होता है ना, उसको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बड़े ध्यान से देखता हूँ। आगे ये कहता है, माई टंग, मेरा जो ये जुबान है, मेरा जो जीभ है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मतलब मेरे खून का हर एक एटम, हर एक अणु, हर एक कतरा, फॉर्म्ड मतलब बना है, फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, मतलब इसी अमेरिकी मिट्टी से और इसी अमेरिकी हवा से मिलकर बना है। आगे कहते हैं, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, और हमारे माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए थे, और हमारे माता पिता के माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए थे, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। और मतलब जिस प्रकार से हमारे माता पिता जन्म लिए थे और अमेरिकी मिट्टी से मिलकर वो बने थे, अमेरिकी हवाओं से मिलकर वो बने थे, और अमेरिकी हवा और मिट्टी में रहकर वो पले बढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही हम भी पले बढ़े हैं और अपने माता पिता से मेरा भी जन्म हुआ है। आगे ये कहते हैं, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ वेगिन, आगे ये अपने उम्र के बारे में बताते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ। देखिए इसके पूरे ये जो स्टांजा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सब के हिंदी में एक बार और बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टांजा है, इस स्टांजा के माध्यम से ये जो वाल्ट व्हिटमैन है वो हम लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए मैं जो हूँ ना, इधर उधर विचरण करता हूँ, घूमता हूँ, और जहाँ मैं जाता हूँ अपना मन भी अपने साथ लेके जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जाता कहीं और मेरा मन कहीं और है। आगे ये कहते हैं कि मैं घूमता भी हूँ, आराम भी करता हूँ, और मैं छोटे से छोटे चीज़ों को भी ऑब्जर्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ। यहाँ तक कि ये जो ग्रीष्म का जो घास होता है उसका जो टॉप पॉइंट होता है, उसका जो अग्रभाग होता है, जो नुकीला पार्ट होता है, उसे भी बड़े गौर से ये देखते हैं। ये कहते हैं कि मतलब मेरा ब्लड का, मेरे खून का जो हर एक अणु है वो अमेरिकी सॉइल मतलब अमेरिकी मिट्टी और अमेरिकी हवा से मिलकर बना है। आगे वह कहते हैं कि जिस तरह से हमारे माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए थे, वो भी अपने माता पिता से जन्म लिए थे, वैसे ही मैं भी अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ, इसलिए हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसे हम अपने माता पिता से जन्म लिए वैसे दूसरे लोग भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, तो भेदभाव करना बिल्कुल भी गलत है। आगे वह कहते हैं कि अभी मैं 37 साल का हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आगे देखिए वह क्या कहते हैं,
होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और ये कहते हैं कि मैं जो ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि मतलब अमेरिकी सॉइल से मिलकर, अमेरिकी एयर से मिलकर, यानी अमेरिकी मिट्टी और हवा से मिलकर मैं भी बना हूं, आप भी बने हैं, मतलब इसलिए हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका जो ये मैसेज है, इनका जो ये संदेश है, होपिंग टू सीज नॉट टू टेल, जब तक ये इनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक ये रुकेंगे नहीं। सीज मतलब होता है रुकना, तब तक ये रुकेंगे नहीं और ये संदेश जो है लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे। देखिए आगे ये क्या कहते हैं, creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but I ever forgotten। देखिए मैं दोबारा इसे पढ़ दे रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है, creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but I एवर फॉरगॉटन। देखिए ये कहते हैं क्रीड्स और स्कूल्स का मतलब होता है मत या विचार या धार्मिक मान्यताएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्रीड्स और स्कूल्स का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं। क्या होता है, धार्मिक मान्यता या विचारधाराएं। चाहे धार्मिक मान्यताएं चाहे विचारधाराएं कुछ भी हो लेकिन फिर भी हम रुकने वाले नहीं हैं। आगे ये कहते हैं धार्मिक मान्यताएं चाहे विचारधाराएं कुछ भी हो, इसके अनुपस्थिति में मतलब इससे पीछे हटते हुए, रिटायरिंग बैक का मतलब क्या होता है, इससे पीछे हटते हुए मतलब इसको छोड़कर, while sufficed at what they are but I ever forgotten। देखिए ये कहते हैं चाहे आपका मत, चाहे विचार, चाहे आपका सामाजिक विचारधारा कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन हमें ना उस सब को छोड़ के पीछे आना चाहिए और सबको एक समझना चाहिए और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये कहते हैं while sufficed, लेकिन ये ना इतना पर्याप्त मात्रा में है, at what they are बट आई एवर फॉरगॉटन। ये कहते हैं देखिए मतलब आपका जो समाज में जो भी विचारधारा फैला हुआ है, जो भी धार्मिक मान्यता है उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पीछे हट के हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना सफिस्ट मात्रा में, इतना पर्याप्त मात्रा में जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, समाज में कुछ ऐसे धार्मिक मान्यता और विचारधारा फैले हुए हैं, जैसे में अगर किसी का जवान बेटा भी मर जाता है तो उसको भोज करना पड़ता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है ना, फिर भी उसे भोज करना ही पड़ता है, भले वो अपना ज़मीन बेच के क्यों ना कर दे। तो ये सब जो धार्मिक मान्यता है, जो विचारधारा है, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये सबको हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में है ना कि इसे कभी भूला नहीं जा सकता है। ये कुछ लोगों को समझाते, कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग समझने के बाद भी गलती कर देते हैं। आगे ये कहते हैं कि गोरा हो या कालो, हमें किसी से भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पोएम को वो लिखे हैं ना, तो इसमें वो ये भी बताने की कोशिश की है कि अमेरिका में ना नेगरों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वो लोग काले थे और काले लोग से ना गोरे लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा क्या करते थे, नफरत करते थे। तो ना काले लोगों को भी समझाने की कोशिश किए और गोरे लोगों को भी समझाने की कोशिश किए। गोरे लोगों से वो आग्रह किए कि आपको भी भगवान ने बनाया है और काले लोगों को भी भगवान ने बनाया, इसलिए भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब होता है बिलीव, विश्वास। ये कहते हैं कि मुझे ना विश्वास है और मैं विश्वास करता हूँ अच्छे में भी और बुरे में भी। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। हैजर्ड मतलब होता है पेरिल, डेंजर यानी खतरा। ये कहते हैं मैं किसी भी जोखिम पे, किसी भी खतरा पे बोलने के लिए खुद को परमिट करता हूँ, खुद को परमिशन देता हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए ये ना बोलते रहेंगे, लोगों में ये संदेश पहुँचाते रहेंगे। आगे कहते हैं नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। जैसे अपना जो नेचर है, अपना जो प्राकृतिक है, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी मतलब बिना रुके ओरिजिनल एनर्जी के साथ, अपने वास्तविक ऊर्जा के साथ जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है, वैसे ही वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं बिना थके, बिना रुके मैं भी ना लोगों तक ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाता रहूँगा कि आप ना किसी से भी भेदभाव न करें। सबको बनाने वाले एक ही भगवान है और सब लोग जो है अमेरिकी सॉइल और अमेरिकी एयर से मिलकर ही बने हैं, मतलब अमेरिकी मिट्टी और हवा से ही मिलकर बने हैं। इसलिए हम लोग हम सब अमेरिकी है, इसलिए हम लोग काले और गोरों में फ़र्क नहीं करेंगे और भेदभाव भी नहीं करेंगे और एक दूसरे को मतलब उत्पीड़न भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को सताएंगे भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये जो पोएम है ना, इस पोएम में स्पेशली वो अमेरिकी लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन इस पोएम को पढ़ने से जो लोग पढ़ते हैं ना, मतलब दूसरे लोगों को भी ये सीख मिलता है, समझ में आता है कि हमें भेदभाव बिल्कुल भी
नहीं करना चाहिए, चाहे काला हो चाहे गोरा हो। फ्रेंड्स, ये पोएम मैं समझाया हूँ। अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे भी कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया या कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिसका नाम है सीके एजुकेशन हब। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको ज़्यादा यूज़फुल लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे समरी भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।